सभी साथियों, सभी भाइयों, सभी बहनों और उनके सभी सखा सखियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज हम लोग प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित सभी बिंदुओं के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने का प्रयास करेंगे। साथियों, प्रकाश के अपवर्तन को पढ़ने से पहले हमें जरूरी है कि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ नियमों को पढ़े थे, उससे जुड़ी कुछ घटनाओं को देखे थे, उसे यहाँ थोड़ा बहुत हम लोग रिवाइज करने का प्रयास करेंगे ताकि सभी घटनाएं एक दूसरे से कैसी जुड़ी हुई हैं, सभी चैप्टर का रिवाइज भी हो जाएगा और हमें कहानियों को समझने में, सभी घटनाओं को समझने में आसानी भी महसूस होगा। तब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि दैनिक जीवन में प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के अपवर्तन से क्या उदाहरण है और इससे क्या यंत्र बनाए गए हैं। फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है, क्या वजह है, क्या कारण है कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन की घटनाओं को देखते हैं। फिर जैसे तैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे कि हवा में प्रकाश की चाल क्या है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। फिर कांच में प्रकाश की चाल क्या है, इससे हमें किस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलता है और दोनों में अंतर क्या है, सबको हम लोग यहाँ विस्तार में चर्चा करेंगे। साथियों, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि माध्यम का अर्थ क्या है, माध्यम क्या है, प्रकाश से संबंधित माध्यम के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सघन माध्यम क्या है, विरल माध्यम क्या है, अपवर्तन के नियम क्या है, अपवर्तन के प्रभाव क्या है और कुछ प्रयोग के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से इन घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे पानी में डूबी छड़ी का मुड़ा होना या छोटा प्रतीत होना, यह क्यों प्रतीत होता है, इसे चित्र के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि अक्षरों के ऊपर कांच का स्लैब रखकर देखने पर अक्षर छोटा प्रतीत होता है या उठा हुआ प्रतीत होता है। फिर हम लोग देखेंगे कि मछुआरा को मछली भेजने में कठिनाई होता है। यह सभी घटनाएं क्यों घटित होती हैं और इसके पीछे किसका कारण है, क्या वजह है, उन सभी घटनाओं को हम लोग बिंदुवार व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ प्रमुख बातों को, इसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि यह प्रकाश है क्या। पहला बिंदु हम लोग के सामने आता है कि प्रकाश क्या है। तो आप लोग अपने पिछले वर्ष की कक्षा में पढ़े होंगे, 7th क्लास 8th क्लास में प्रकाश की परिभाषा को आप लोग अवश्य पढ़े होंगे। लेकिन अगर फिर भी याद नहीं आ रहा है तो हम आप लोग को याद दिलाने का प्रयास करेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में पाई जाती है, या आप कह सकते हैं कि ये प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में कार्य करती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में कार्य करती है। इसके इसी कार्य के कारण इसे अनुदैर्ध्य तरंग के नाम से भी जाना जाता है। प्रकाश को हम लोग एक अनुदैर्ध्य कहें या अनुप्रस्थ तरंग के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, जब प्रकाश किसी माध्यम में विचरण करता है तो अपने साथ छोटे छोटे अनेक कणों को बंडल के रूप में बांधकर आगे चलता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि ये माध्यम है कोई, इसमें प्रकाश जब विचरण करता है तो अपने साथ अनेक छोटे छोटे बंडल के रूप में अपने कणों को लेकर अपने पथ पर कार्य करता है। ये छोटे छोटे कण मिलकर ही प्रकाश को निर्माण करते हैं। ये सभी छोटे छोटे कण मिलकर ही प्रकाश का निर्माण करते हैं और इन सभी छोटे कणों को सम्मिलित रूप से हम लोग फोटोन कहते हैं। फोटोन, ठीक है। प्रकाश कई छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इसका मतलब यही हुआ कि प्रकाश अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसका सम्मिलित रूप को हम लोग फोटोन कहते हैं। यही फोटोन प्रकाश का सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटा इकाई है और यह बंडलों के रूप में बना रहता है। जैसे आप लोग अपने दैनिक जीवन में देखे होंगे कि बीड़ी जैसे बना रहता है, बीड़ी होता है, उसमें कई बीड़ी के अंग होते हैं, बंडल के रूप में बना होता है। उसी तरह ये सभी फोटोन एक दूसरे से बंडल के रूप में बंधे होते हैं। प्रत्येक कण को फोटोन कहा जाता है। यही फोटोन मिलकर
प्रकाश का निर्माण करते हैं और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में कार्य करता है। मुझे आशा है कि प्रकाश से संबंधित जो भी बातें हैं आपको समझ में आई होंगी। पहली बात यह कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और यह विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में कार्य करता है और प्रकाश कई सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसमें प्रत्येक कण को हम लोग फोटोन कहते हैं। आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, 7th क्लास में भी आपको प्रकाश के बारे में पढ़ने का अवसर जरूर मिला होगा, लेकिन अगर यहाँ भी इसकी चर्चा हो जाती है तो पीछे की सभी घटनाएं आप लोगों को समझ में आएंगी। तो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कि अपवर्तन का क्या अर्थ है। पहले हम लोग ये चर्चा कर लेंगे कि प्रकाश क्या है, अब इसके बाद देखेंगे कि अपवर्तन का अर्थ क्या है, फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। साथियों, अपवर्तन का अर्थ होता है कि प्रकाश का या किसी भी वस्तु का अपने मूल स्थिति से मुड़ा हुआ प्रतीत होना, झुका हुआ प्रतीत होना, तिरछा प्रतीत होना, इसका अर्थ होता है। अपवर्तन का सीधा अर्थ होता है झुका हुआ प्रतीत होना, मुड़ा हुआ प्रतीत होना, तिरछा प्रतीत होना। तो जब कभी भी आपको अवसर मिले कि अपवर्तन क्या है, अपवर्तन का अर्थ क्या है, वो प्रकाश के अर्थ में हो तो प्रकाश झुका हुआ प्रतीत होगा एक माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम में, तो आप समझ जाइएगा कि यह अपवर्तन है। झुका हुआ का मतलब हुआ कि एक माध्यम में जो प्रकाश गया और दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के बाद उसकी स्थिति पहले की अपेक्षा बदल जाती है, यानी कि वो तिरछी हो जाती है, इसी को अपवर्तन कहा जाता है। तो आइए अब इसके बाद हम लोग चर्चा करें कि प्रकाश के अपवर्तन को कैसे परिभाषित किया जाएगा और इसकी क्या घटनाएं हैं और इससे जुड़ी क्या क्या यंत्र हम लोग को देखने को मिलता है, सबको विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, प्रकाश का अपवर्तन का मतलब है, या इसकी परिभाषा देना चाहें तो आप लोग दे सकते हैं कि प्रकाश जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपनी दिशा को बदल देता है। या आप लोग विस्तृत रूप में परिभाषा देना चाहें तो एक सटीक परिभाषा दिया जा सकता है कि प्रकाश की एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी दिशा में परिवर्तन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अर्थात प्रकाश की एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी दिशा में परिवर्तन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए यह एक माध्यम है जिसमें प्रकाश की किरणें आती हैं और यहाँ पर टकराती हैं और यहाँ से टकराने के बाद यह दूसरा माध्यम है और जाती हैं तो यहाँ झुकी हुई प्रतीत होती है। ठीक है, यहाँ मान लीजिए माध्यम हो गया, वायु से प्रकाश चल के आया, हवा से प्रकाश चल के आया और कांच की जब बिंदु में प्रवेश करता है तो यहाँ झुका हुआ प्रतीत होता है, तिरछा हो जाएगा, मुड़ा हुआ प्रतीत होगा। इसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। पूरी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसे अगर चिन्हित किया जाए तो आप मान सकते हैं एक कोई प्रकाश की किरण है जो कांच से टकराकर जब कांच में प्रवेश करता है तो यह थोड़ा सा मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, यही यहाँ के थोड़ा सा तिरछा प्रतीत होगा, यहाँ कोण बनेगा दूसरा। इसकी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, जब नियम के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर यहाँ पर अभिलंब खींचेंगे तो वो बाद की बात है। फिलहाल आप लोग इतना ही समझ लीजिए कि जब प्रकाश हवा से चलकर कांच में प्रवेश करता है तो उसकी दिशा मुड़ जाती है, थोड़ा सा वह अपनी मूल स्थिति से विचलित हो जाता है, तिरछा हो जाता है। यहाँ फिलहाल इतना ही समझ लेना है। आगे हम लोग इसको अपवर्तन के जब नियम के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ चर्चा करेंगे कि आई का मतलब क्या है, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, सभी को हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल प्रकाश के अपवर्तन में जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती हैं तो उनकी दिशा में जो परिवर्तन होता है उसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब आइए इसके दैनिक जीवन में इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित क्या क्या उदाहरण हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो हम लोग
आसपास या अपने दैनिक जीवन में देखे होंगे कि पानी में अगर कोई छड़ी को डुबाया जाता है तो वो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है या छोटा प्रतीत होता है। इसे हम लोग प्रयोग के माध्यम से आगे चर्चा करेंगे। जब प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव नामक टॉपिक पर जब पहुँचेंगे तो उसे प्रयोग के माध्यम से देखेंगे कि क्यों छड़ी मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, क्यों छड़ी छोटा प्रतीत होता है। फिर उसके बाद दूसरा आप लोग उदाहरण देख सकते हैं कि जब हम लोग का अक्षरों के ऊपर कांच का स्लैब रखकर अक्षरों को देखते हैं तो वो हमें उठा हुआ प्रतीत होता है। जैसे सामान्य आंखों से हम लोग किसी किताब को या किसी भी अक्षर को देखते हैं तो वो सामान्य रूप से दिखाई देता है, लेकिन जब उसे हम लोग उसके ऊपर कांच का या कोई आईना वाईना रख के देखते हैं तो वो हमें थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, जिसका हम लोग आगे चल के विस्तार पूर्वक चित्र के सहित इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको उदाहरण समझना कि ये घटनाएं हैं जो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित हैं। फिर आइए अब देखते हैं कि अपवर्तन के कारण ही, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही मछुआरों को मछली भेजने में कठिनाई होता है। यह भी घटना, जब मछुआरा मछली मारता है तो उसकी मछली की काल्पनिक प्रतिबिंब उसको दूसरा दिखाई देता है और मछली दूसरे स्थान पर होती है, इसलिए उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिसे हम लोग चित्र के माध्यम से इसे भी देखेंगे, कोई बात नहीं। अब आइए इससे संबंधित हम लोग यंत्र क्या क्या बना है। प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित हमें 3-4 प्रकार के यंत्र देखने को मिलते हैं या उससे भी अधिक प्रकार के यंत्र बनाए गए हैं, जिसका उपयोग हम लोग सीधा अपने दैनिक जीवन में करते हैं। पहला यंत्र है कैमरा। आप लोग कैमरा देखे होंगे, वही सेल्फी लेने वाला कैमरा जो 10 प्रकार से मुंह बना के कैमरा लिया जाता है, वही कैमरा है। तो यह कैमरा भी प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत से ही बनकर सामने आया है। फिर उसके दूसरे नंबर में हम लोग देखते हैं सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी का अर्थ हुआ कि जिन वस्तुओं को, जिन जीव जंतुओं को हम लोग अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, वह उन वस्तुओं को दिखाने के लिए हम लोग सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। यह सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है जो छोटी छोटी वस्तुओं को दिखाने में हम लोग को मदद करता है। यह यंत्र भी अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है या इसी के सिद्धांत पर बना हुआ है। आइए अब तीसरा देखते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी के साथ साथ हम लोग दूरदर्शी नामक यंत्र भी देखते हैं जो अपवर्तन से ही संबंधित है। दूरदर्शी, जैसे अब नाम से ही पता चलता है कि इस यंत्र के माध्यम से हम लोग दूर दराज की वस्तुओं को बड़ा आकार देकर देखने का प्रयास करते हैं। जैसे दूरबीन हो गया, इसी का उदाहरण हो सकता है दूरबीन। और बड़े बड़े पिंडों को देखने के लिए हम लोग दूरदर्शी का उपयोग करते हैं, जो हम लोग को सामान्य आंखें से दिखाई नहीं देता है। यह भी अपवर्तन से ही, प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत से ही बना है। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि तारों का टिमटिमाना। आप लोगों को रात में कभी भी अवसर मिला होगा तो आप देखे होंगे कि तारे कभी कभी टिमटिमाते हुए नजर आती हैं। कभी उनमें प्रकाश ज़्यादा आ जाता है, कभी उनमें प्रकाश कम आ जाता है। तो ये सब भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। प्रकाश के अपवर्तन होता है तो तारे में कभी लाइट ज़्यादा आ जाता है, कभी लाइट कम हो जाता है, इसलिए हमें वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। इस सवाल की चर्चा हम लोग आगे जब चर्चा होगा तो उसे विस्तार से करेंगे, क्यों प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये घटनाएं घटती हैं। फिलहाल में आप लोग ये 4 उदाहरण को याद रखिएगा कि कैमरा इसी यंत्र पर आधारित है, सूक्ष्मदर्शी भी प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, उसी तरह दूरदर्शी भी है, और तारों का टिमटिमाना नामक घटना भी अपवर्तन के नियम पर ही आधारित है। आइए अब देखते हैं कि अपवर्तन क्यों होता है। ये सभी घटनाएं हुई हैं तो आपके दिमाग में सवाल जरूर उत्पन्न होता होगा कि ये अपवर्तन होता क्यों है, क्या कारण है कि अपवर्तन हम लोगों को
पढ़ने के लिए इस चैप्टर में दिया गया है। आखिर कोई तो वजह होगा। इस वजह को जानने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि माध्यम क्या है, क्योंकि आगे हम लोग को माध्यम के बारे में चर्चा करना ही है, तो पहले ही जान लिया जाए कि माध्यम का अर्थ क्या है। विशेष रूप से प्रकाश से संबंधित घटनाओं में माध्यम का क्या अर्थ है। तो माध्यम का अर्थ है कि प्रकाश जिस मार्ग पर चलता है, जिस मार्ग पर विचरण करता है, उसे माध्यम कहा जाता है। ठीक है, अर्थात प्रकाश की चलने की जो मार्ग है उसे माध्यम कहते हैं। जैसे मान लीजिए प्रकाश की किरणें हम लोग देखते हैं कि आ रहा है, तो जिस रास्ता से आता है उसे माध्यम कहते हैं। जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं, या आप लोग कभी अपने आसपास देखे होंगे कि चुन्नू मुन्नू खेलते कूदते हैं, तो उनके खेलने कूदने का जो माध्यम है वो धरती है, क्योंकि धरती के ऊपर वो लोग खेलते हैं कूदते हैं, या हम लोग भी खेलते कूदते हैं। ठीक उसी तरह प्रकाश भी अपना दौड़ धूप लगाता है, इधर उधर गति करता है, तो वो जिस रास्ता से, जिस मार्ग पर गति करता है उसे माध्यम कहा जाता है। यह माध्यम अनेक प्रकार से हो सकता है। जैसे हम लोग को चलने के लिए अनेक प्रकार के माध्यम है, हम लोग गति करते हैं, हम लोग इधर उधर जाते हैं, जाने के लिए हम लोग के पास अनेक माध्यम है। ठीक उसी तरह प्रकाश को भी चलने के लिए अनेक माध्यम हम लोग को देखने को मिलता है। इसी रूप में हम लोग आगे चलेंगे तो सघन माध्यम आएगा, फिर विरल माध्यम आएगा, फिर कांच आएगा, फिर हम लोगों को देखने को मिलेगा पानी आएगा, जल आएगा। सभी में प्रकाश अलग अलग गति से कार्य करता है, अलग अलग गति से चलता है। यहाँ आप लोग माध्यम के बारे में समझें। अब हम लोग समझेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है, क्या वजह है कि हम लोग को प्रकाश के अपवर्तन देखने को मिलता है। तो साथियों, यहाँ इम्पोर्टेंट यह है कि प्रकाश विभिन्न माध्यमों में विभिन्न गति से चाल चलता है, विभिन्न गति से गतिमान होता है, विभिन्न गति से दौड़ धूप लगाता है। इसमें पहला माध्यम यह है कि प्रकाश सबसे अधिक हवा में सबसे अधिक तेज चलता है। यहाँ देखिए, हवा में प्रकाश की चाल सबसे अधिक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फिर उसके बाद कांच एक माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर है। तो यहाँ प्रकाश के अपवर्तन की घटना इसलिए होती है ताकि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा में, उसकी चाल में परिवर्तन हो जाता है। उसकी चाल में परिवर्तन होने के कारण ही हमें प्रकाश की अपवर्तन की घटना देखने को मिलता है। जैसे हवा में चाल आप लोग देखे हैं कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। और वहीं प्रकाश की चाल एक दूसरा माध्यम आता है कांच। कांच में इसकी चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। जब यही प्रकाश जब हवा में चलेगा तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड से चलेगा, और कांच में चलेगा तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड से चलेगा। और जब हवा और कांच दोनों का एक साथ सामना होगा, मतलब दोनों में प्रकाश प्रवेश करेगा, तो यहाँ प्रकाश की गति परिवर्तित हो जाता है। प्रकाश हवा की अपेक्षा कांच में धीमी गति से चलता है। इसी के कारण प्रकाश की घटनाएं, हम प्रकाश की अपवर्तन की घटनाएं देखने को मिलती है। इसे चित्र से समझा जाए तो मान लीजिए यह कांच हो गया, ये नीचे कांच हो गया, ऊपर हवा हो गया। ठीक है, ऊपर एक हवा एक माध्यम हो गया और नीचे एक कांच हो गया। कांच का अर्थ होता है शीशा। ठीक है, हवा एक माध्यम हो गया, फिर यहाँ पर कांच एक माध्यम हो गया। तो हवा माध्यम में जब प्रकाश चलेगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड से चलेगा, और यही जब प्रकाश यहाँ से चलकर आके शीशा में जब प्रवेश करता है तो इसकी चाल हो जाएगी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ चाल कम होने के कारण इसकी दिशा थोड़ा सा मुड़ जाता है, क्योंकि यहाँ तेज गति से आया और यहाँ के बाद इसकी चाल ऑटोमेटिकली धीरा हो जाता है, और इसी धीरा होने के कारण यह थोड़ा सा प्रकाश अपनी मूल स्थिति से, अपनी वास्तविक स्थिति से मुड़ जाता है, तिरछा हो जाता है, और हमें प्रकाश की अपवर्तन की घटना देखने को मिलता है। तो आप लोगों को जब भी सवाल आएगा कि प्रकाश की अपवर्तन क्यों होता है,
प्रकाश के अपवर्तन से जुड़ी प्रकाश का अपवर्तन क्यों घटित होता है, इसकी क्या कारण है, तो आप लोग बता सकते हैं कि प्रकाश का विभिन्न माध्यमों में गतिमान होने से उसकी चाल में परिवर्तन होता है, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से विचलित हो जाता है। इस कारण हमें प्रकाश की अपवर्तन की घटना देखने को मिलता है। अब आइए इसके में देख लिया जाए कि प्रकाश किन किन माध्यमों में प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद उसकी चाल कैसे बदलती है और उस माध्यम को क्या कहा जाता है। इसमें आप लोग पढ़े होंगे कि सघन माध्यम, विरल माध्यम, यह प्रकाशीय का माध्यम है जिसमें प्रकाश चलता है। पहला हम लोग देखेंगे सघन माध्यम क्या है। या सघन माध्यम से क्या तात्पर्य है, सघन माध्यम से आप क्या समझते हैं, ये सभी सवालों का जवाब एक ही रूप में होता है, लेकिन पूछने वालों का पूछने का तरीका अलग होता है। तो सघन माध्यम, उन माध्यमों को सघन माध्यम कहा जाता है जिसमें प्रकाश की चाल धीमी होती है, प्रकाश की चाल कम होती है। ठीक है, तो जब भी आपको सघन माध्यम के बारे में बताने का टाइम मिले, समय मिले या व्याख्या करने का अवसर मिले, तो आप बताइएगा कि सघन माध्यम उन माध्यम को कहा जाता है या ऐसे माध्यम को कहा जाता है जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार विरल माध्यम है। विरल माध्यम है, विरल माध्यम उन माध्यमों को कहा जाता है जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। ठीक है, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है। इसे हम लोग समझने के लिए दो माध्यम का उदाहरण लेते हैं, क्योंकि प्रकाश की चाल की तुलना करने के लिए हमें कम से कम दो माध्यम का होना जरूरी है, तब पता चलेगा कि प्रकाश एक माध्यम में कितनी गति से चलता है और दूसरे माध्यम में कितनी गति से चलता है। तो हम पीछे बताए हैं आप लोग कि हवा में प्रकाश की चाल सबसे अधिक चलता है, हवा में प्रकाश की चाल सबसे अधिक चला, और वहीं प्रकाश कांच की माध्यम में जब प्रवेश करता है तो उसकी चाल में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ कांच हवा की अपेक्षा सघन माध्यम है, इसे समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कांच हवा की अपेक्षा सघन माध्यम है। इसलिए सघन माध्यम है क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल हवा की अपेक्षा कम है। हम लोग परिभाषा से जानते हैं कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होता है उसे सघन माध्यम कहते हैं। तो यहाँ हवा की अपेक्षा कांच की जो चाल है, हवा की अपेक्षा कांच में प्रकाश की जो चाल है कम है, इसलिए यहाँ कांच एक सघन माध्यम है। अब कांच की अपेक्षा हवा में प्रकाश की चाल अधिक है, आप लोग वहाँ देखे होंगे फॉर्मूला से। तो कांच की अपेक्षा हवा में प्रकाश की चाल अधिक है, इसलिए यहाँ हवा एक अपेक्षाकृत विरल माध्यम है। ठीक है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो, धीमी हो दूसरे माध्यम की अपेक्षा, उसे सघन माध्यम कहते हैं, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम की अपेक्षा अधिक हो उसे विरल माध्यम कहते हैं। तो यहाँ कांच की चाल हवा की अपेक्षा कम है, इसलिए कांच यहाँ सघन माध्यम होगा, और हवा में प्रकाश की चाल कांच की अपेक्षा अधिक है, इसलिए हवा एक विरल माध्यम होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रकाश के नियम क्या है, प्रकाश की अपवर्तन के नियम क्या है। जैसे आप लोग प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित नियम को पढ़ने से पहले आप लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़े होंगे, उसमें भी आप लोगों को देखने को मिला होगा कि प्रकाश के परावर्तन के भी दो नियम हैं। उन नियमों में आप देखे होंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, इस सभी के बारे में आप पढ़े होंगे। वहीं यहाँ अपवर्तन में भी देखने को मिलता है। जो आप लोग परावर्तन में पढ़े होंगे वही घटना, वही सब कुछ नाम होता है, लेकिन अपवर्तन में थोड़ा थोड़ा उसमें बदलाव देखने को मिलता है।
तो आइए देखते हैं कि प्रकाश की अपवर्तन के क्या है, नियम क्या है और नियम क्या कहता है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार ही अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? अपवर्तन के भी हमें दो नियम देखने को मिलता है। पहला नियम यह कहता है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब सभी एक समतल में होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अपवर्तन का पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब सभी एक समतल में होते हैं। ठीक है, इसे हम लोग चित्र के माध्यम से देखते हैं तब और अच्छा से समझ में आएगा। जैसे प्रकाश के परावर्तन संबंधित नियम आप लोग आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, कटान बिंदु सब के बारे में पढ़े थे, वही यहाँ भी पढ़ना है, लेकिन यहाँ अपवर्तन से नियम के संबंधित पढ़ना है। आइए प्रकाश के अपवर्तन के पहले नियम को हम लोग चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मान लीजिए प्रकाश की किरण, वो एक प्रकाश की किरण है जो कांच की सतह से टकराने के बाद मुड़ी हुई बीक तक पहुंचती है। वो एक प्रकाश की किरण है जो कांच की सतह से अपवर्तन के बाद बी की दिशा में आगे बढ़ जाती है। और फिर यहाँ पर हम लोग वो बिंदु से एक छोटा मोटा काल्पनिक अभिलंब खींचे हैं ताकि आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर का निर्माण हो सके। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि आपतन कोण क्या है, अपवर्तन कोण क्या है, इसको हम लोग उदाहरण के साथ देखने का प्रयास करें। लेकिन फिलहाल इस नियम में हम लोग केवल ये जान लें कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण आपतन कोण कहलाता है। ये हो गया आपतित किरण, क्योंकि प्रकाश के द्वारा जो किरण आता है और दूसरे माध्यम से टकराकर जब दिशा बदल देता है तो पहली स्थिति में वो आपतित किरण कहलाता है, जब दिशा बदल देता है तो उसे अपवर्तित किरण कहा जाता है। तो यहाँ आपतित किरण और उसके संगत अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण, और ठीक उसी तरह अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। आपतित किरण को यहाँ छोटा आई से सूचित किया जाता है और अपवर्तित किरण को आर से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो पहले नियम के आपतन कोण के पहले नियम के अनुसार आपतित किरण और आपतन बिंदु और उस पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। देखिए यहाँ पर आपतित किरण OA है, आपतन बिंदु O है और इस पर खींचा गया अभिलंब आपको एक ही समतल में, सभी एक ही समतल में देखने को मिलेगा। यही आपतन कोण का, अपवर्तन कोण का पहला नियम यही कहता है। यहाँ एक समतल हो गया, आपको यही सभी देखने को मिलता है। आपतित किरण OA है, O यहाँ पर समतल बिंदु है, आपतन बिंदु है और यहाँ अपवर्तित किरण भी है, तीनों एक समतल में देखने को मिलता है। तो
प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम यही दिखाता है कि तीनों सभी एक समतल में होंगे और एक दूसरे से जुड़े होंगे। आइए अब अपवर्तन कोण के दूसरे नियम को देखा जाए। तो अपवर्तन कोण के दूसरे नियम को हम लोग स्नेल के नियम से भी जानते हैं। इसी चित्र के माध्यम से हम लोग स्नेल के नियम को भी पढ़ लेंगे। पहला नियम खोज होने के बाद स्नेल नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को बताने के लिए खूब प्रयोग किया था और अपने सैकड़ों प्रयोग करने के बाद उसने दूसरा नियम प्रतिपादित किया, दूसरा नियम लॉन्च किया, जिसे उसके सम्मान में उसको सम्मान देने के लिए उस नियम को ही स्नेल का नियम कहा जाने लगा। तो स्नेल के नियम के अनुसार बोलिए या प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम के अनुसार बोलिए, बात बराबर है। तो स्नेल के नियम के अनुसार कहता है कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, आप लोग ये भी जानते होंगे कि प्रकाश में 7 प्रकार के रंग पाया जाता है, 7 कलर में प्रकाश विभाजित रहता है, लेकिन हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। जब वो प्रिज्म से होकर गुजरता है तब हमें प्रकाश के 7 रंगों का आभास होता है। तो वही उस स्नेल बता रहे हैं कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, और 7 रंग में से कोई एक रंग हो सकता है, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम के अनुसार प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया यानी साइन आई, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। नियतांक का मतलब होता है कि स्थिर होता है, लेकिन इन्हीं 2 माध्यमों के लिए नियतांक होता है। साइन आई, जया का मतलब होता है साइन, यहाँ पर आई देखे हैं, इसको साइन आई आपतन कोण है और यहाँ अपवर्तन कोण है। इन दोनों का अनुपात हमेशा नियतांक होता है, जिसे म्यू के माध्यम से दिखाया जाता है, जिसे हम लोग म्यू के माध्यम से दिखाते हैं। मान लीजिए म्यू छोटा यू की तरह होता है, लेकिन इसे म्यू पढ़ा जाता है। म्यू बराबर साइन आई बट्टा साइन आर। ठीक है, यहाँ साइन आई जहाँ साइन आई आपका आपतन कोण है और साइन आर अपवर्तन कोण है। ठीक है, दोनों का अनुपात हमेशा किन्हीं 2 माध्यमों के लिए नियतांक होगा, स्थिर होगा। वही एक बार सम्मिलित रूप से प्रकाश का अपवर्तन दूसरे नियम को देख लिया जाए। दूसरा नियम यही कहता है कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात हमेशा किन्हीं 2 माध्यमों के लिए नियतांक होता है, जिसे म्यू से सूचित किया जाता है। म्यू का संकेत आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा होगा, जिसे म्यू से सूचित किया जाता है। और म्यू बराबर फॉर्मूला होता है साइन आई बटा साइन आर, जहाँ साइन आई आप लोगों का आपतन कोण है और साइन आर अपवर्तन कोण है। तो आप लोगों से जब भी पूछा जाएगा सवाल में कि म्यू बराबर फॉर्मूला बताइए या स्नेल के नियम से क्या फॉर्मूला होता है, तो आप लोग बिना डरे बिना संकोच किए इस फॉर्मूला को बता सकते हैं कि म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। यहाँ तक पूरा कहानी समाप्त होता है और आगे हम लोग चलते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के क्या प्रभाव हैं। प्रभाव में हम लोग ऊपर ही विभिन्न प्रकार के उदाहरण को देखे थे, लेकिन अब हम लोग इस उदाहरण को व्याख्या के सहित चित्र सहित देखने का प्रयास करेंगे।
कि पानी में डूबी हुई छड़ी मुड़ा क्यों प्रतीत होता है, ये सभी प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव हैं। जो आप लोग कभी देखे होंगे, कभी बाल्टी में छड़ी डाले होंगे तो तिरछा प्रतीत होता है, मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, या बाल्टी में आप लोग अगर नहीं डाले हैं तो जाके आप बाल्टी में एक पत्थर डाल के देखिए, पत्थर थोड़ा सा छोटा हुआ प्रतीत दिखाई देगा, और जब उससे पानी से बाहर निकालिएगा तो थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। ये सभी घटनाएं प्रकाश की अपवर्तन के कारण होता है, जिसे अब हम लोग चित्र के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से, परिभाषा के साथ विस्तृत रूप से देखने का प्रयास करेंगे। साथियों, यह लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक ही वीडियो में सभी इस चैप्टर से संबंधित सभी जानकारियों को विस्तार पूर्वक आप लोगों को समझा दिया जाए, ताकि वीडियो को खोजने में परेशानी ना हो आप लोगों को। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने वीडियो को देखते समय अपने साथ चाय, नाश्ता, पानी, जो भी मूंगफली खाने के लिए है, मन बहलाने के लिए आप लोग रख लीजिए। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है और हम लोग सभी घटनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो अभी तक हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के नियम को पढ़ लिए। प्रकाश के परावर्तन के नियम के जैसे 2 नियम होता था, ठीक वैसे ही प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। इसमें आपने स्नेल का नियम भी देखा, फिर अपवर्तन के पहला नियम भी आप लोग देखे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव क्या होता है, प्रभाव क्या होता है, कैसे होता है, इसे चित्र के माध्यम से कैसे समझा जाएगा, इसको हम लोग चर्चा करेंगे। और यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे पानी के अंदर डूबी हुई छड़ी या पानी के अंदर डूबा हुआ पत्थर, पानी के अंदर कुछ भी डूबा हुआ रहता है तो वो आइए साथियों, अब प्रकाश के अपवर्तन के प्रभावों को चित्र सहित और व्याख्या सहित हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। पहला हम लोग का प्रश्न था कि पानी में डूबी छड़ी या पेंसिल का मुड़ा होना किस कारण से होता है, क्या वजह है। तो आइए इसको हम लोग चित्र के सहित और विस्तार पूर्वक देखते हैं कि किस कारण पानी में डूबी हुई छड़ी हमें मुड़ा हुआ प्रतीत होती है, तिरछी प्रतीत होती है, या जो कोई भी है, इसके पीछे क्या कारण है। साथियों, इसके पीछे मूल रूप से प्रकाश की अपवर्तन का प्रभाव देखने को मिलता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हमें छड़ी का या पेंसिल का काल्पनिक प्रतिबिंब दिखाई देता है, और छड़ी हमें तिरछी रूप में दिखाई देती है, या उल्टी हुई दिखाई देती है, या मुड़ी हुई नजर आती है। तो सबसे पहले इसको हम लोग प्रयोग के माध्यम से समझने के लिए एक पानी का टंकी लेते हैं, जिसमें पानी भरा हुआ है, और एक छड़ी को इसमें डुबा देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये भी एक छड़ी है और यह सीधा रूप में है। ये भी एक छड़ी है और इसका अंतिम बिंदु B है। जब प्रकाश की किरणें इस B बिंदु से पानी के अंदर चलना प्रारंभ करती है, तो यहाँ आकर इस अभिलंब बिंदु से जब हवा माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो तेज गति होने के कारण, प्रकाश की गति तेज होने के कारण यह अभिलंब से दूर जाती हुई या दूर निकल जाती है। ठीक इसी तरह B बिंदु से एक और प्रकाश की किरण निकलती है और यहाँ होते हुए यहाँ अभिलंब से दूर चली जाती है, फिर इसके बाद यहाँ से हम लोगों को एक काल्पनिक रेखा खींचना पड़ता है। खींचने के बाद इस B आकृति का मुड़ा हुआ रूप, या यहाँ जो पानी के अंदर जो पेंसिल डूबा हुआ है, मान लीजिए P से B जो पानी के अंदर पेंसिल डूबा हुआ है, इसका एक काल्पनिक प्रतिबिंब हमें यहाँ प्राप्त होता है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ जो मुड़ा हुआ भाग है, यहाँ में इस पूरी पेंसिल का काल्पनिक प्रतिबिंब हमें यहाँ प्राप्त होता है, और इसी काल्पनिक प्रतिबिंब को प्रकाश के माध्यम से हम लोग ऐसे बढ़ता है, यही प्रतिबिंब हमें ऐसे 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 आगे जाता है और हम लोग के आँख से दिखाई देता है। जब हम लोग डब्बा में या बाल्टी में जब ऊपर से देखते हैं,
तो यही काल्पनिक प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है और हमें महसूस होता है, यही काल्पनिक प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है और हमें महसूस होता है कि यह छड़ी या पेंसिल अपनी मूल आकृति से थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, थोड़ा सा तिरछा है। तो आप लोग यहाँ इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण ही बाल्टी में या टब में डूबी हुई छड़ी अपनी मूल आकृति से मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ठीक है, पहला सवाल हम लोग का यहाँ स्पष्ट हुआ। चित्र आप लोग बना सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। यहाँ जो जो नाम लिखा गया है इसको नाम लिखना जरूरी नहीं है, आप लोगों को जो नाम अच्छा लगेगा उस नाम को लिख लीजिएगा और जैसे समझाया गया है अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरह आप समझा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब दूसरे सवालों पर पहुंचते हैं। दूसरा सवाल कहता है कि अक्षरों के ऊपर कांच की स्लैब रखने पर, ठीक है, अक्षरों के ऊपर कांच की स्लैब रखने पर उसका उठा हुआ प्रतीत होना। जैसे कि हम लोग किताब पढ़ते हैं तो कोई अगर कांच का स्लैब नहीं रखते हैं तो वो हमें सामान्य रूप से दिखाई देता है, ना उठा हुआ दिखाई देता है, ना कम प्रतीत होता है। जैसा अक्षर होता है वैसा हमें दिखाई देता है। लेकिन जब अक्षर के ऊपर हम लोग कोई कांच रखते हैं या कोई आईना रखते हैं या कोई दूसरा माध्यम रखते हैं तो वो अक्षर हमें थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है या थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसके मूल आकृति में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। इस मूल आकृति में परिवर्तन की वजह भी प्रकाश की अपवर्तन है। ठीक है, अपवर्तन के कारण ही अक्षर थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, थोड़ा बड़ा हुआ, बड़ा साइज में दिखाई देता है। तो ये इसका भी हम लोग चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए ये कोई अक्षर है या ये कोई किताब है, इसके ऊपर ये जो समतल आप जो देख रहे हैं रेखा, यह इसके ऊपर एक कांच है। यहाँ नीचे एक किताब हो गया और इसके ऊपर एक कांच है और यहाँ हम लोग का आँख है जहाँ से हम लोग कांच को देख रहे हैं और कांच के नीचे अक्षर हम लोग का छिपा हुआ है और इस अक्षर का हमें काल्पनिक प्रतिबिंब यहाँ बनता है प्रकाश की अपवर्तन की घटना के कारण और यही काल्पनिक प्रतिबिंब हमें यहाँ आँख से दिखाई देता है और तो हम यही काल्पनिक प्रतिबिंब हमें आँख से दिखाई देता है और हमें महसूस होता है कि यह अक्षर थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, उठा हुआ है या थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ अक्षर थोड़ा सा छोटा है, मूल अक्षर यहाँ है और इसका जो काल्पनिक प्रतिबिंब बना है यहाँ ऊपर बना है और यही प्रतिबिंब हम लोग को यहाँ जब ऊपर से झांकेंगे इस शीशा में तो हमें यह दिखाई देगा। इसका डैश रूप है, ए डैश रूप है, यही दिखाई देगा और हम महसूस करेंगे कि यह उठा हुआ है या थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है। इस जैसे हम लोग इसमें प्रयोग किए थे कि प्रकाश बिंदु बी से जाता है, ठीक उसी प्रकार इसमें भी प्रकाश बिंदु ए से चलकर ऐसे जाता है और यहाँ से अविलंब से जब वायु माध्यम में प्रवेश करता है तो तेजी से दूर भाग जाता है और फिर यहाँ से जाकर अविलंब से होकर जब वायु में प्रवेश करता है प्रकाश तो तेज गति से दूर होते हुए भाग जाता है। और इसका मिला जुला रूप जब यहाँ से हम लोग देखते हैं बाहर से तो हमें इसका काल्पनिक प्रतिबिंब ए डैश दिखाई देता है जो अक्षर के मूल रूप से थोड़ा सा उठा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा रूप होता है। तो दूसरा सवाल में इसी को समझाना है। इसी का जब भी सवाल पूछा जाएगा, कहीं भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग इसी तरह चित्र बना लीजिएगा और चित्र बनाने के बाद समझा दीजिएगा कि यह घटना प्रकाश की अपवर्तन के कारण ही हमें देखने को मिलता है, जिसमें वस्तु की वास्तविक प्रतिबिंब न दिखाई देकर हमें प्रकाश के अपवर्तन के कारण वस्तु की काल्पनिक प्रतिबिंब दिखाई देता है और वह प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा थोड़ा सा ऊपर होता है, थोड़ा सा उठा हुआ होता है या आप कह सकते हैं कि वस्तु की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा नजर आता है। और तीसरा हम लोग के जीवन में प्रभाव यह भी देखने को मिलता है कि मछुआरों को मछली मारने में भी परेशानी होता है। आप लोग अगर मछुआरों को नहीं देखे होंगे तो आप पता लगा सकते हैं कि मछुआरों को समुद्र जल में मछली को मारने में दिक्कत होता है। इसके पीछे भी यही नियम, आपका अपवर्तन का नियम है, अपवर्तन की जो घटना है यही घटना उसमें भी काम करता है। होता यही है कि
मान लीजिए यह समुद्र आपका हो गया या नदी हो गया, और यहाँ मछुआरा साहब है और यहाँ मछली है। ये मान लीजिए मछली है, मछली तो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन कल्पना कर लीजिए कि यह मछली ही है। यह वास्तविक रूप से मछली है और इसका प्रकाश की अपवर्तन के कारण इसका काल्पनिक प्रतिबिंब यहाँ बनता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब यह है और प्रकाश की अपवर्तन के कारण जैसे जैसे यहाँ प्रकाश जा रहा था उसी प्रकार यहाँ प्रकाश जब पानी से होकर जल में जाएगा तो उसकी दिशा बदलेगी और दिशा बदलने के कारण इसका एक काल्पनिक प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। इसी काल्पनिक प्रतिबिंब को मछुआरा यहाँ से देखता है, जल के ऊपर से, नाव के ऊपर से जब वो देखता है तो यही काल्पनिक प्रतिबिंब उसको यहाँ दिखाई देता है, जबकि मछली रहती है यहाँ। और इस मछुआरा इस काल्पनिक प्रतिबिंब को देखकर इस पर वह आघात करता है। मान लीजिए जो भी उसके पास औजार होगा, जो भी यंत्र होगा, उससे वह इस मछली पर प्रहार करता है, इस मछली पर प्रहार करता है, जबकि प्रहार करता है और मछली नहीं मर पाती है, मछली उसके पकड़ में नहीं आ पाती है। तो मछली उसके पकड़ में नहीं आ पाती है तो वो टेंशन में आ जाता है, बार बार मारने के बाद भी। अब यहाँ मछली यहाँ है, कोई मारेगा यहाँ तो नहीं होगा, तो बार बार मारने का प्रयास करता है, लेकिन फिर भी वो मछली उसके हाथ में नहीं आती है। तो फिर वो दिमाग लगाता है कि अब वह उसकी छाया पर न मार के, उसके शरीर पर न मार के, वह प्रयास करता है कि उसके मुंह पर प्रहार करने के लिए, जो उसके आगे मछली की जो आगे की हिस्सा है उस पर प्रहार करने का वह प्रयास करता है। मान लीजिए अब वो दूसरी बार में, पहली बार में तो खूब प्रयास किया, हार गया, थक गया, लेकिन जब बाद में उसका दिमाग चला कि अब तो इस पर हमला करके देख लिया, कुछ नहीं मिला, तो फिर वो अब मछली के ऊपर जो साइड है यानी मुंह का जो भाग है, उस मुंह के भाग को वो प्रहार करता है। और इस प्रकार वो पाता है कि मछली उसके जाल में फंस जाती है या उसके औजार से वह मर जाती है और वह मछली को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार इसलिए प्रकाश की अपवर्तन के कारण ही हमें यह घटना देखने को मिलता है कि बार बार मछली का हमें काल्पनिक प्रतिबिंब दिखाई देता है या मछुआरे को काल्पनिक प्रतिबिंब दिखाई देता है और वह मछली को नहीं पकड़ पाता है। लेकिन जब वो मछली के मुंह पर प्रहार करता है तो वो मछली पकड़ में आ जाती है और इस तरह उसका काम आसानी से और धूमधाम से उसका काम हो जाता है। इसी प्रकार आप देखेंगे अपवर्तन से संबंधित कई नियम कानून आप लोगों को दैनिक जीवन में अनुभव करने का मिलेगा। अब आप कल्पना कीजिए कि क्या जूस उसमें भी प्रकाश के कारण कोई अपवर्तन होगा, या कोई बाल्टी में ईंटा रख सकते हैं या पत्थर रख कर देखिए। अब आपके ऊपर है कि इसी आधार पर जब भी अगर उस वस्तु में या आकृति में जब पानी के अंदर रखेंगे या शीशा के नीचे रखेंगे तो उसमें जो भी परिवर्तन होगा तो आप यह अनुमान लगा लीजिएगा कि यह घटना प्रकाश की अपवर्तन के कारण ही हुआ है। हमने पीछे की डिस्कशन में या चर्चा में बताया था कि तारों का टिमटिमाना भी एक प्रकाश की अपवर्तन के कारण भी होता है। उसकी भी चर्चा हम लोग धीरे धीरे करेंगे और उसका विस्तार से जब क्वेश्चन का हल होगा, प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह विस्तार पूर्वक लघुत्तरीय हो, दीर्घोत्तरीय हो, सबको हल करने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोगों को यह आइडिया मिल जाए कि किस क्वेश्चन पर हमें कितना समय देना है और किस तरह से उसकी ढांचा तैयार करना है और ढांचा तैयार करने के बाद हमें कैसे आंसर लिखना है, ये सब पता चलाने के लिए। तो साथियों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही पर्याप्त है और धीरे धीरे आप लोगों को आगे की चर्चा भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसमें भी विस्तार से हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। और फिलहाल के लिए इतना ही ठीक है और इस तरह आज का ये क्लास समाप्त होता है। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद और इसी तरह जुड़े रहिए, बने रहिए।